हेलो एवरीवन। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग भी कहा जाता है, जीनियस भी कहा जाता है। अलग-अलग हिस्टोरियंस अलग-अलग ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एक मिडीवल इंडिया के अंदर जो कंट्रोवर्शियल फिगर आती है, उनमें अगर बात की जाए कि टॉप पे कौन आएगा, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही आते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनके फेमस एक्सपेरिमेंट्स जिनकी कैटेगरी में 4 आते हैं, वो कौन-कौन से थे एंड क्यों इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने इनको मैड किंग कहा हुआ है एंड कुछ हिस्टोरियंस ने उनको जीनियस कहा हुआ है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस छोटे सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यही देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक था कौन, उसके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? शुरुआत से इसके बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे एंड क्या थे, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ से वो आते हैं। ये सब अगर आपको पता हो, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है एंड आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता भी चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले उनका कैपिटल ट्रांसफर के बारे में ही देखते हैं। कैपिटल उन्होंने किस तरीके से ट्रांसफर किया था, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया था। दिल्ली उनकी राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली और किसने राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था। ऐबक के टाइम पीरियड पे लाहौर राजधानी हुआ करता था। दिल्ली में इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे बना एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे भी दिल्ली राजधानी था। लेकिन उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे रिबेलियन हो रहे थे। कहां पे? साउथ के अंदर। तो दौलताबाद के अंदर बहुत सारे रिबेलियंस हो रहे थे। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को यह रियलाइज हो गया कि मुझे कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से मैं नॉर्थ को तो गवर्न कर पा रहा हूं, लेकिन मैं साउथ को गवर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेक्कन मेरे पास है। तो मुझे उसको गवर्न करने से आना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए वो। तो उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर करने की कोशिश की। उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया भी। 1500 किलोमीटर कैपिटल ट्रांसफर उन्होंने किया एंड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लोगों को बोलना, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर से, कि आप दौलताबाद की तरफ चलिए एंड वहां पे हम अपना कैपिटल शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम गवर्न नहीं कर पा रहे साउथ को, काफी रिबेलियंस हो रहे हैं। तो ये उन्होंने स्टेप लिया। कब लिया? 1326 से 27 के बीच में उन्होंने ये स्टेप लिया। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि आप चलिए। यहाँ पे बीच में उन्होंने इंस भी बनवाए हुए थे, रेस्ट हाउस भी बनाए हुए थे, इसको सराइज के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि लोग आराम से ट्रैवल कर सके, वहां पे पहुंचे आराम से रेस्ट कर करके, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई, बहुत सारे लोगों को क्लाइमेट सूट नहीं किया डेक्कन का। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। एंड रीजन इसका अबैंडन करने का ये नहीं है कि काफी लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, उनको दिक्कत हो रही थी। रीजन ये है, जैसे वो नॉर्थ से साउथ गवर्न नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही वो साउथ से नॉर्थ भी नहीं गवर्न कर पाए। तो इस वजह से उन्होंने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। ओके, सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जो है उनका टोकन करेंसी की तरफ आता है। टोकन करेंसी ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहले ही थे जिन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था। चाइना के अंदर ऑलरेडी हो चुका था, ईरान के अंदर भी ऑलरेडी हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया के अंदर थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रॉन्ज के जो सिक्के होंगे, उनकी वैल्यू सिल्वर के बराबर होगी। और रीजन क्या था? रीजन सिंपल है। ऐसे नहीं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया था। उस टाइम पीरियड पे सिल्वर की शॉर्टेज हो रही थी, तो उनको लगा कि मुझे ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि मैं ब्रॉन्ज को टोकन की बराबर ले सके और जो शॉर्टेज है उसको हम आराम से देख पाए। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कि 1330 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसको भी फेलियर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिबेस करने शुरू कर दिए कॉइन्स को, नकली कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। ओके, बहुत दिक्कतें आई एंड मोहम्मद बिन तुगलक को ये भी अबैंडन करना पड़ा। ये बोला जाता है कि जो सिक्के वापस आए थे, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने रिप्लेस करने के लिए भी कहा था, वो उनके घर के बाहर, दिल्ली में घर के बाहर पड़े रहे, ऐसे ही पड़े रहे, बहुत टाइम तक ऐसे पड़े रहे। एंड यूजीसी नेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था, वो तो ये भी मानता है कि जो सिक्के पड़े हुए थे बाहर, और सिक्के तो बाहर पड़े ही हुए थे, और जो रिप्लेस करने में टाइम लगा था वो फिरोज शाह तुगलक तक गया था। मतलब इतना टाइम लगा था कि फिरोज शाह तुगलक तक सिक्के रिप्लेस हो रहे थे। ये यूजीसी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी फेलियर की तरह माना जाता है। देन हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट था उनका खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान एक्सपेडिशन यहां पे लॉन्च किया गया था। रीजन क्या था? क्योंकि मंगोल्स के अटैक शुरुआत से ही इंडिया के ऊपर हो रहे थे, हिंदुस्तान के ऊपर मंगोल्स के अटैक कंटिन्यूअसली हो रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पे स्ट्रैटेजी दो पार्ट के अंदर हिस्टोरियंस ने डिवाइड की है। पहला पार्ट जो है वही है, जो पहले जो हिस्टोरियंस है वो ये बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी रिक्रूट करना चाहता था एंड उसका मेन मोटिव ये था कि वो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करे। पहले हिस्टोरियंस ये बोलते हैं। दूसरे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी आर्मी रिक्रूट करके उनके ऊपर अटैक करना चाहता था। दूसरे बोलते हैं कि वो यहाँ पे एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाना चाहता था, उसका अटैक करने का कोई पर्पस नहीं था।
लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बहुत बड़ी आर्मी रिक्रूट की गई, ये बोला जाता है 3,70,000 आर्मी रिक्रूट की गई थी, उनको ज़मीन यहाँ पे दी गई थी। बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च हुआ एंड कोई अटैक लॉन्च ही नहीं किया गया। तो ये पहले हिस्टोरियंस जो बोलते हैं कि उनको अटैक लॉन्च करना था एंड लॉन्च नहीं किया, इस वजह से फेलियर है, उनके हिसाब से फेलियर है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने साइंटिफिक फ्रंटियर एस्टैब्लिश कर दिया था, क्योंकि इसके बाद तो कोई अटैक हुआ ही नहीं मंगोल्स का। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कोई अटैक नहीं हुआ, फिरोज के टाइम पे पीरियड पे कोई अटैक नहीं हुआ, तो उस सेंस में वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये हो गया खुरासान एक्सपेडिशन 1332 से 33 के बीच में। जो नेक्स्ट एक्सपेडिशन था वो है कराचिल एक्सपेडिशन, कराचिल हिमालयाज की तरफ, हिमालयाज की तरफ। बहुत सारे हिस्टोरियंस यही बोलते हैं कि चाइना की तरफ था एंड ये भी बोला जाता है कि इसको खुरासान से भी लिंक करते हैं, बर्नी इसको खुरासान से लिंक करते हैं, बर्नी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कराचिल एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया था, ये हिमालयाज की तरफ लॉन्च किया गया था। रीजन क्या था कि वहां के जो शासक थे वो आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक की सोजनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये होल एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया। एंड इसमें भी बहुत बड़ी आर्मी रिक्रूट की गई थी, आर्मी हिमालयाज की तरफ पहुंचती है, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अल्टीमेटली जो वहां के राजा थे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी मोहम्मद बिन तुगलक की सोजनिटी। तो इसको फेलियर कंसिडर किया जाए, फेलियर इन द सेंस कि बहुत सारे लोग मारे गए, या सक्सेसफुल कंसिडर किया जाए क्योंकि एंड में तो जो राजा थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगेन इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। ओके, तो ये 4 एक्सपेडिशंस थे मोहम्मद बिन तुगलक के। अब मैं आपको हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट बताऊंगा, हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स आ रहा है वो 19 से आ रहा है, 19 सितंबर से कोर्स आ रहा है, क्रैश कोर्स हिस्ट्री का। एंड प्लीज मेक श्योर, अगर अभी आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोड यूज करते हैं ASHWANI एंड आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये केवल 12 से 14 यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। अब हम हिस्टोग्राफी की तरफ चलते हैं, इतिहासकार क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो यहाँ पे जो व्यू आया एल्फिंस्टीन का, ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी आया एल्फिंस्टीन का व्यू, वो बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इंसेन था, पागल था। और ऐसे ही हेवल और SR शर्मा वो भी इसी व्यू पॉइंट के बारे में बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, उसको कुछ नहीं पता था, ये सब इन्होंने उनका आरोप लगाए हुए है, इंसैनिटी से सफर कर रहा था वो। लेकिन जो दूसरे हिस्टोरियंस है, ब्राउन हो गए, ईश्वर प्रसाद हो गए, वो इनके व्यू से एग्री नहीं करते, स्पेशली ब्राउन। ब्राउन ने कहा हुआ है कि नहीं, कोई पागल नहीं था। जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस है, स्पेशली इब्न बतूता हो गए, बर्नी हो गए, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने उल्टा कहा है, वो कहा है कि विजनरी था, वो बहुत एडवांस की सोच के चल रहा था, बहुत ही पढ़ा लिखा भी था, गवर्नेंस उसकी बहुत अच्छी थी। तो ये व्यू पॉइंट दिया हुआ है ब्राउन ने। एंड यहां पे स्पेशली जो व्यू पॉइंट आता है ईश्वर प्रसाद का, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ईश्वर प्रसाद ये बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पर का सबसे एबलेस्ट मैन था। दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर किसी शासक की बात की जाए तो सबसे एबल आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, कुछ इतिहासकार बोलते हैं मैड था, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस है वो तो कोई बोल ही नहीं रहा, ना बर्नी बोल रहे हैं ना बतूता बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल खराब हो गया। ओके, और जो लोग बोल रहे हैं कि वो मैड था, वो किससे अपना क्लू ड्राइव कर रहे हैं, बदायूनी की राइटिंग से क्लू ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक के काफी क्रिटिकल थे। बदायूनी ने बाद में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो पास्ट की हिस्ट्री है वो पूरी ट्रेस की हुई है। तो एडवर्ड थॉमसन हेवल, इन्होंने बदायूनी का भी पॉइंट लिया हुआ है कि जो काफी क्रिटिकल था मोहम्मद बिन तुगलक के। ओके, अब मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ वेलफेयर वर्क्स भी देख लेते हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस आ रहा था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टैब्लिश किया था, दीवान अमीर को ही वो उन्होंने स्टैब्लिश किया था, सेपरेट डिपार्टमेंट, एंड उससे कल्टीवेशन इंप्रूव हुई थी। अगेन ये बर्नी ने ही बताया हुआ है, बर्नी ने बताया हुआ है कल्टीवेशन बहुत तेजी से इंप्रूव हुई थी, नई नई क्रॉप्स आ रही थी, इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स भी काफी इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। ओके, देन टक्कवी लोन्स उन्होंने देने शुरू हुए थे। टक्कवी लोन्स, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आप लोन लीजिए एंड अपना स्पेंड कीजिए अपनी खेती के ऊपर, सीड्स बाय कीजिए, कैटल बाय कीजिए, अपनी खेती के ऊपर स्पेंड कीजिए। मे बी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो उसके लिए भी ये टक्कवी लोन्स आपकी मदद करेंगे। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसको बाद में जाके फिर शेर शाह ने भी किया था, अकबर ने भी कंटिन्यू किया था। तो यहां से ये चीजें शुरू हुई थी। अब आप देखिए, क्या वो विजनरी था, क्या वो मैड था? आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के पूरा का पूरा एक बार सेशन देखेगा फिर बताइएगा। जस्टिस को देखिए, जस्टिस मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब ऐसा था कि मतलब बिल्कुल लव जस्टिस, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे अनजस्ट कुछ हो रहा है। ठीक है, हर किसी काजी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हुए थे कि आपको जस्टिस देना ही देना है। तो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रॉपर्ली फंक्शन करता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ओके, लेकिन इब्ने बतूता की माने तो इब्ने बतूता तो ये बोलते हैं उनके बारे में कि ये जो शासक था कभी भी इसकी सनक जाती थी ये उन्होंने कहा हुआ है। इब्ने बतूता ये भी बोलते हैं कि कोई भी ऐसा वीक नहीं जाता था जब मोहम्मद बिन तुगलक किसी को मार ना रहा हो। उलेमा, सूफी, कोई भी हो, सभी को मोहम्मद बिन तुगलक ने मारा था।
तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़ी जाती है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है, एक तो आंसर देना है, ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आया था, आपका पीवाईपीआई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन-कौन से साल क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। देन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी लिख के बताना है, क्या वो मैड था सही में ही या जीनियस था? आपका क्या व्यू पॉइंट है ये सेशन को अटेंड करने के बाद? बताइए, ठीक है? सो कमेंट सेक्शन में मैं सभी का वेट कर रहा हूँ, बताइए। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगे, लाइव सेशन की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, इंटरेक्शन होता है, क्विजेस भी होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।